हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग टॉप 20 प्रश्न को देखेंगे और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का साइंस है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो अस्थि का जो निर्माण करने वाली कोशिका ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या कॉर्डोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट। तो आंसर हो क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं हम लोग अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को। ठीक, अब लोग देखते हैं हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में। ठीक, ऑस्टियोब्लास्ट यह कोशिकाएं नई हड्डी बनाने और पुरानी हड्डी की मरम्मत करने में शामिल होती हैं। वे अस्थि मैट्रिक्स को जमा करती है और जो हड्डियों का मुख्य घटक होती है। ठीक, ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में देखते हैं। यह कोशिकाएं पुरानी या क्षतिग्रस्त हड्डी को तोड़ती है, जिससे शरीर को कैल्शियम जिसे खनिज को मुक्त करने और हड्डी को उसके ऊतक को पुनः व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। ऑस्टियोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं। यह हड्डी को ऊतकों और कंकाल प्रणाली का अध्ययन है। तो ऑस्टियोलॉजी क्या है हम लोग का? तो हड्डी के ऊतकों और कंकाल का अध्ययन कहलाता है हम लोग का ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का विकास, संरचना, कार्य और रोगों एवं उपचार से संबंधित है। ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन क्या करता है? तो हड्डी का एक प्रमुख प्रोटीन है जो इसे लचीलापन तथा ताकत प्रदान करता है। ओसिन प्रोटीन हम लोग को। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, ट्रिप्सिन किस प्रकार के पोषक तत्व को तोड़ता है? तो ट्रिप्सिन हम लोग का किस प्रकार के पोषक तत्व को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि प्रोटीन। तो प्रोटीन हम लोग का ट्रिप्सिन पोषक तत्व को तोड़ता है, तो प्रोटीन को तोड़ता है हम लोग का ट्रिप्सिन। अब देख लेते हैं हम लोग ट्रिप्सिन के बारे में। जैसे हम लोग का ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। तो अग्नाशय में कौन से? तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्रमशः वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये तीनों हम लोग का लाइपेज वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं हम लोग। ठीक, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो अग्नाशयी रस को हम लोग पूर्ण पाचन भी कहते हैं क्योंकि यह सभी पोषक तत्वों का पाचन करता है हम लोग। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, साइकस के पत्तों में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो बताना हम लोग का साइकस के पत्तों में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी यानी कि मेरुदंड, यानी कि होता है हम लोग का ये मेरुदंड लक्षण पाया जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं अनावृत बीजी। तो ये वे पौधे होते हैं जिसमें नग्न बीज होते हैं, यानी वे अंडाशय के भीतर बंद नहीं होते हैं और फल के अंदर विकसित नहीं होते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का नग्न बीज के अंतर्गत आता है अनावृत बीज पौधे। ठीक, और मरुद्भिद लक्षण वही हम लोग का था। हम लोग का ये मेरुदंड को हम लोग यहाँ पर मेरुद्भद होगा हम लोग का। ठीक, तो मेरुद्भद लक्षण, यह साइकस की पत्तियां मेरुद्भद स्वभाव की होती है, जिसका अर्थ है कि शुष्क या कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक, देखें मोटी क्यूटिकल क्या है? तो पानी की कमी को रोकने के लिए पत्तियों पर एक मोटी मोम की परत चढ़ जाती है, उसे हम मोटी क्यूटिकल कहते हैं। ठीक, धंसे हुए रंध्र स्कर्टन स्टोमेटा, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए रंध्र पत्तियों की सतह के नीचे धंसे होते हैं। ठीक, मोटी हाइपोडर्मिस, यह भी पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती है हम लोग का। ठीक, बहुवर्षीय और संवहन ऊतक, इस समूह के पौधे बहुवर्षीय होते हैं। तो यानी कि मरुद्भिद पौधे यानी कि अनावृत पौधे हम लोग का बहुवर्षीय होते हैं। इसमें संवहन ऊतक यानी टिश्यू पाए जाते हैं जो पानी और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है हम लोग का। ठीक, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, और साइकस, पाइनस और चीड़ क्या है? इसके उदाहरण है अनावृत पौधे के हम लोग का। ठीक, तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है हम लोग का, इसको उदाहरण याद रखिएगा। ठीक, हम लोग का साइकस और पाइनस और चीड़ का उदाहरण हम लोग का ये याद रखिएगा इसको। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं आगे। चौथा है हम लोग का, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? बताना है हम लोग को इनमें से कौन सा तत्व क्या है, रेडियोधर्मी है। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि थोरियम तत्व क्या है हम लोग का, रेडियोधर्मी है हम लोग का। ठीक, हम लोग देख लेते हैं कुछ मिश्र धातु और उनके उदाहरण। जैसे हम लोग का पीतल, पीतल किसका है, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कॉपर 80%, जिंक 20%। और बर्तन, नालियाँ एवं कारतूस बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं पीतल का। ठीक, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका है, तो कॉपर और टीन का मिश्रण है। कॉपर 90% और टीन 10%। इसका प्रयोग मूर्तियाँ, सिक्के, जहाज, मशीन आदि के निर्माण में। सोल्डर, सोल्डर किसका है, तो एसएन, टीन का 50% और पीवी 50%। धातुओं और विद्युत तारों को जोड़ने में। ड्यूरालामीन क्या होता है, तो एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीज और मैग्नीशियम और सिलिकॉन का मिश्रण होता है हम लोग का। ठीक, परिवहन के ढांचे, रसोई घर के सामान, स्वचालित वाहनों के पार्ट्स के निर्माण करने में हम लोग को प्रयोग करते हैं ड्यूरालामीन का हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिए इसको। पांचवा क्वेश्चन है, घड़ियों के लोलक गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाते हैं? तो घड़ियों के जो लोलक है गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ने से क्या होता है, तो हम लोग का गर्मियों में सुस्त हो जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम लोग। जैसे गर्मियों में तापमान बढ़ने के कारण लोलक वाली घड़ियों के लोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो लोलक का आवर्तकाल सूत्र क्या होता है, टी बराबर 2π√L/G होता है। जहाँ एल में वृद्धि होने से आवर्तकाल टी भी बढ़ जाता है। अर्थात इसका अर्थ होता है लोलक को एक दोलन पूरा करने में अधिक समय लगता है। इसी कारण गर्मियों में लोलक वाली घड़ियाँ धीमी और सुस्त हो जाती है हम लोग का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग का इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है? तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि हम लोग का 7 होता है हम लोग का प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के पीएच मान। अब देखते हैं पीएच मान। पीएच मान सीमा 0 से 14 तक होती है। तो 0 से 14 तक हम लोग का होती है, तक फैली होती है। और 7 पीएच का मान उदासीन होता है, क्योंकि शुद्ध पानी का पीएच मान बिल्कुल भी क्या होता है, 7 होता है। 7 से कम का मान क्या होता है, अम्ल होता है। 7 से कम रहेगा तो अम्ल हो जाएगा, और 7 से अधिक का मान होगा तो हम लोग का क्षार या क्षारीय होता है हम लोग का। ठीक, इसको ध्यान रखिए। 7वां क्वेश्चन है, यकृत का सिरोसिस किस कारण से होता है? तो यकृत का सिरोसिस, ये सिरोसिस रोग हो जाता है हम लोग का किसके कारण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी यानी कि अल्कोहल का लगातार सेवन करने से हम लोग का यकृत का सिरोसिस रोग होता है हम लोग का। ठीक, अब लोग देखते हैं, यकृत का सिरोसिस एक गंभीर यकृत रोग है हम लोग का। सिरोसिस क्या है, एक यकृत का गंभीर रोग है, जिसे स्वस्थ यकृत की ऊतक की जगह निशान युक्त ले लेते हैं, जिससे यकृत की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। लगातार और अत्यधिक शराब का सेवन यकृत सिरोसिस के सबसे आम कारणों में से एक है। शराब यकृत को नुकसान पहुंचाती है, जिससे समय के साथ सूजन और फाइब्रोसिस होता है, जो अंततः सिरोसिस में बदल सकता है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिए। अब हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? तो बताना इनमें से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि प्लेटिनम क्या है हम लोग का अनुचुंबकीय पदार्थ है हम लोग का। ठीक, अब लोग देखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित होते हैं। तो कमजोर रूप से चुंबकित होते हैं क्या हुए, अनुचुंबकीय पदार्थ। दिए गए विकल्पों में से प्लेटिनम हम लोग का क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है हम लोग का। ठीक, अब देख लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ में और उदाहरण। जैसे टंगस्टन हुआ, सीजियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, लिथियम हुआ और मैग्नीशियम और सोडियम, ये क्या हम लोग का अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है हम लोग का। ठीक, तो आप लोग उदाहरण को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली प्रमुख कोशिकाएं कौन सी है? तो प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी यानी कि लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या है हम लोग का, प्रतिरक्षा में भाग लेने वाली कोशिकाएं होती है हम लोग को। ठीक, अब देखते हैं हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली प्रमुख कोशिकाएं, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं कि व्हाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है।
जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। यानी कि लिम्फोसाइट क्या करता है, तो संक्रमण और बीमारियों को मदद करता है, ठीक, लड़ने में। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और जो संक्रमण से लड़ते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट संक्रमित और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करते हैं हम लोग का, ठीक, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम किससे बनाया जाता है? तो बताना है कृत्रिम रेशम किससे बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सेलुलोज। तो सेलुलोज से हम लोग को कृत्रिम रेशम बनाया जाता है हम लोग का, ठीक। तो देखते हैं हम लोग कृत्रिम रेशम यानी कि रेयान हम लोग कहते हैं इसको, ठीक। यह सेलुलोज से तैयार किया जाता है, कृत्रिम रेशम सेलुलोज से तैयार किया जाता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपचार से बनता है। यह पहला प्राकृतिक पदार्थ से निर्मित कृत्रिम सिल्क है हम लोग का। ये पहला प्राकृतिक कौन सा हम लोग का, तो रेयान था हम लोग का, सेलुलोज से तैयार किया जाता है हम लोग का, ठीक। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज हम लोग क्या है, एक पॉलीसेकेराइड हम लोग का, ठीक। हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक बहुलक है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक बहुलक हम लोग का। मल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज का एक बहुलक हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, ठीक। और बहुशर्करा का भंडार देखते हैं, तो ग्लाइकोजन जंतुओं के लीवर में संचित रहता है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, तो जंतुओं के लीवर में संचित होता है, ग्लाइकोजन के लीवर में स्थित होता है ग्लाइकोजन, वो भी जंतुओं के, ठीक। बहुशर्करा न्यून रूप से संचित होती है, जैसे ग्लाइकोजन किसके रूप में, तो जंतुओं के रूप में संचित होता है, ठीक। स्टार्च किसमें संचित होता है, तो पौधों में स्टार्च रूप में संचित होता है। सेलुलोज क्या होता है, तो पौधों में संचित होता है हम लोग का, ठीक। ये हम लोग का तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक, इसको ध्यान रखिए। पौधों में किस होता है, तो स्टार्च में और सेलुलोज के रूप में, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मछलियों के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इनमें से बताना हम लोग का कौन सा कथन सही है हम लोग का, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी, कि मछलियाँ गलफड़ों से शोषण करती है। तो ये हम लोग का सही है हम लोग का, ठीक, मछलियाँ गलफड़ों से शोषण करती है। देखते हैं हम लोग, मछलियों में एकल परिसंचरण होता है। तो मछलियों में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, तो एकल होता है हम लोग का, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। मछलियों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है हम लोग का, ये दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, बल्कि उनमें एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय और परिसंचरण, मछली का हृदय 2 कक्ष वाला होता है। मछली का हृदय कितना होता है, तो 2 कक्ष वाला हृदय, एक अलिंद और एक नीला है। यह हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को गलफड़ों तक पंप करता है, जहाँ से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर सीधे शरीर के ऊतकों तक पहुँचता है और फिर वापस हृदय में लौटता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के अंतःश्वसन के बारे में गलत कथन का कौन सा है? तो बताना है हम लोग को अंतःश्वसन के बारे में कौन सा कथन गलत है हम लोग का, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी क्या है हम लोग का, अंतःश्वसन के बारे में हम लोग का गलत है, ठीक। CO2 का स्तर घटता है, ये क्या हम लोग का सही है, ठीक। रक्त का pH मान बढ़ता है, ये भी क्या है सही है हम लोग का, ठीक। चक्कर आना संभव है, ये क्या है सही है हम लोग का, ठीक। हम लोग देखते हैं जैसे CO2 का स्तर घटता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलती है, जिससे शरीर में CO2 का स्तर घटता है, ये कथन सही है हम लोग का। रक्त का pH मान बढ़ता है, यानी कि श्वसन के दौरान CO2 बाहर निकलने से रक्त में कार्बोनिक एसिड की मात्रा कम होती है, जिससे रक्त का pH मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ये भी क्या हम लोग का सही था, ठीक। ऑक्सीजन की कमी, श्वसन का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो श्वसन प्रक्रिया का परिणाम नहीं बल्कि एक समस्या हम लोग के लिए, ठीक। यह कथन गलत है हम लोग के लिए, क्योंकि श्वसन से ऑक्सीजन की कमी नहीं बल्कि पूर्ति होती है हम लोग को, ठीक। चक्कर आना समय, ऑक्सीजन की कमी या CO2 के स्तर में असंतुलन से क्या होता है, चक्कर आ सकते हैं, लेकिन यह श्वसन प्रक्रिया का सामान्य परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक असामान्यता का संकेत है हम लोग को, ठीक, इसको ध्यान रखिए। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, माता पिता से बच्चों में लक्षणों के न आने की संभावना किससे संबंधित है? तो माता पिता के बच्चों के लक्षणों को न आने की संभावना किससे है? तो आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि अप्रभावी जीन का संयोजन हम लोग का ये आने की संभावना किससे संबंधित है, तो अप्रभावी जीन का संयोजन हम लोग का, ठीक। मतलब अब हम लोग देखते हैं जैसे माता पिता में बच्चों में लक्षणों के न आने की संभावना आनुवांशिक से संबंधित है, ठीक, आनुवांशिक से संबंधित है। विशेष रूप से अप्रभावी जीनों की उपस्थिति या जटिल आनुवांशिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, ठीक।
जैसे देखते हैं अप्रभावी जीन। कुछ लक्षण अप्रभावी जीनों द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि केवल तभी प्रकट होते हैं जब बच्चे को माता-पिता दोनों से अप्रभावी जीन की 2 प्रतियां विरासत में मिलती है। यदि बच्चे को एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन मिलता है, तो प्रभावी जीन का लक्षण प्रकट होता है, ठीक? और अप्रभावी लक्षण क्या होता है? छिप जाता है हम लोग का, ठीक? तो जो प्रभावी लक्षण दिखेगा वो प्रभावी जीन मिलता है, तो वो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। अप्रभावी लक्षण क्या होता है? वो छिप जाता है हम लोग का, ठीक? जटिल अनुवांशिक, कई लक्षण एक जीन से अधिक और पर्यावरणीय कारकों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। इस प्रकार भले ही माता-पिता में एक विशेष लक्षण के लिए जीन मौजूद हो, फिर भी यह बच्चे में प्रकट नहीं हो सकता है, यदि अन्य आवश्यक जीन या पर्यावरणीय कारक मौजूद ना हो। तो यह जटिल अनुवांशिक क्या है? पर्यावरण के कारण होता है, ठीक? उत्परिवर्तन, नए उत्परिवर्तन भी हो सकते हैं, जो माता-पिता में मौजूद न होने वाले लक्षणों को जन्म दे सकते हैं या जो माता-पिता में मौजूद लक्षणों को बच्चों में प्रकट होने से रोक सकते हैं, ठीक? अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। NaCl के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस होती है? तो बताना है हम लोग का एनोड पर कौन सी गैस होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि Cl2 क्या होती है? एनोड पर हम लोग की होती है, ठीक? हम लोग देखते हैं जैसे क्लोरीन गैस बनने के लिए आवश्यक अतिवोल्टेज ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है, इसलिए क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो क्लोरीन गैस हम लोग का मुक्त होती है, ठीक? 15 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सी विशेषता नहीं है? तो बताना था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सी विशेषता नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सभी तत्व सही स्थान पर रखे गए। तो ये क्या था? गलत था हम लोग का, सही विशेषता नहीं थी। तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया, ठीक? सही है। समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में थे, सही है। कुछ रक्त स्थान छोड़े गए थे, तो ये भी क्या है? हम लोग का सही है, ठीक? अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? आंसर क्या है? मटर। मटर के पौधे का प्रयोग किया था हम लोग का, ठीक? ये हम लोग का ग्रेगर जॉन मेंडल हम लोग का, ठीक? तो इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे जन्म को था 22 जुलाई 1822 को हुआ था ऑस्ट्रिया में हम लोग का ग्रेगर जॉन मेंडल का, ठीक? और मृत्यु जनवरी 6 1884 में हुआ था और 61 वर्ष के थे, ठीक? और उनका क्षेत्र क्या था? तो अनुवांशिकी था हम लोग का, ठीक? शिक्षा प्राप्त कहाँ किए थे? वियना विश्वविद्यालय में प्राप्त किए थे। प्रसिद्धि किसमें थी? तो अनुवांशिकी खोज के लिए इन्हें जाना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग को, ठीक? 17 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी, अग्नाशय में होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था हम लोग, ठीक? अग्नाशय में निर्माण होता है। तो ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। यह एक पाचक एंजाइम जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड और अमीनो एसिड में तोड़ने में मदद करता है। अग्नाशय ट्रिप्सिनोजेन नामक निष्क्रिय रूप से ट्रिप्सिन का उत्पादन करता है, जिसे छोटी आंत में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल दिया जाता है हम लोग, ठीक? 18 नंबर क्वेश्चन है, थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बताना है थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है हम लोग का, ठीक? थोरियम का परमाणु कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 90 होता है हम लोग का थोरियम का परमाणु क्रमांक। और लोग देखते हैं जैसे थोरियम, इसको किसके संकेत है? तो TH है। परमाणु संख्या 90 है हम लोग का, ठीक? तत्वों के आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रेणी से संबंधित तो किस में आता है? तो एक्टिनाइड श्रेणी में आता है थोरियम। वह और अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणों में यूरेनियम के समान है। तो किसके समान है? तो यूरेनियम के समान है। सभी थोरियम समस्थानिक रेडियोधर्मी होते हैं। थोरियम 232 प्रमुख है क्योंकि इसमें इसकी अर्धायु लगभग 14 वर्ष है। थोरियम का परमाणु भार 232.038 है हम लोग का, ठीक? अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, रेयान को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयान को किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक? आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है रेयान को हम लोग का, ठीक? जैसे रेयान को कृत्रिम रेशम या विस्कोस के नाम से भी जाना जाता है। यह लकड़ी का रेशम है। तो ये क्या है? लकड़ी का रेशम है भी कहा जाता है, लेकिन अब यह नाम प्रचलन में नहीं है। रेयान एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है। ये क्या है? तो रेयान एक अर्ध सिंथेटिक फाइबर है जो प्राकृतिक स्रोत जैसे लकड़ी से प्राप्त सेलुलोज से बनाया जाता है, ठीक? और ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। गलफड़े किस प्रकार का श्वसन अंग है हम लोग का, ठीक? जल में ऑक्सीजन लेने के लिए, वायु में ऑक्सीजन लेने के लिए, जल और वायु दोनों के लिए, या केवल शिशुओं में कार्यरत? तो आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक?
और थैंक यू दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।